बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता वो हमेशा औकात ही दिखाया करते हैं। साजिश हो, मक्कारी हो, चालबाजी हो या मुनाफकत हो, ये आज की बात नहीं है। अगर 1450 साल पीछे चले जाएं तो आप बनु उमैया देखें या बनु अब्बास देखें, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्हीं के दस्तखत और मोहर के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे का कत्ल का फरमान जारी किया जाता है। साजिश तो तब भी थी और इसी तरह की साजिश आज भी हुई जो सदर पाकिस्तान के साथ रियासत ने की। मगर हुआ यह कि सदर पाकिस्तान का यह कहना है इस किस्म के सीक्रेट आर्मी एक्ट या स्पेशल एक्ट के ऊपर मैंने साइन नहीं किए। मुझे तो यह बताया गया था कि ये वापस पार्लियामेंट में जा रहा है। जब मैंने अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी से 2 बार ये कहा, तीसरी बार मुझे तशवीश हुई, तो नतीजतन मुझे ये है कि मुझे ट्वीट करनी पड़ी कि ये सब धोखा हो रहा है मेरे साथ। नाजरीन, सदर साहब ने तो अपना काम कर दिया, मगर आपको देखना होगा कि ये मिलिट्री सेक्रेटरीज जो हमारे पीएम हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में पाए जाते हैं, बेसिकली ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिस्टम के पीछे हरकारे हैं, जो जीएचक्यू के हुक्म और ऑर्डर पर चलते हैं। होना तो ये चाहिए था इस तरह के तमाम स्टाफ को मुख्तलिफ शक्लों में, अगर ये चाइना में हुआ होता या किसी डेवलप कंट्री में हुआ होता तो यकीनी तौर पर वहां पर अब तक ना सिर्फ ये सस्पेंड हो चुके होते, बल्कि जनरल फैसल नसीर भी सस्पेंड हो चुके होते, बल्कि जनरल आसिम साहब भी जा चुके होते इस वक्त। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, अगर हमने इसको कानूनी और आईनी तौर पर आज गिरफ्त ना की तो ये एड्स की तरह हमारे इस मुआशरे को, इस हमारे मुआशरती सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख देगा। हुआ तो यह है कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने यह किया कि पाकिस्तान को राजवाड़ा समझने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए। हर गुजरने वाला वक्त इनके चेहरों को मजीद बदनुमाई को अयां कर रहा है। हर रोज़े रोशन की तरह होने वाला सूरज आबोताब के साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, इनकी बदनुमाई और बददागी मजीद रोशन होती चली जा रही है मुआशरे पर। ये हर नया दिन इनकी बदकारियों को मजीद अयां करता जा रहा है। नाज़रीन, इन बातों में अगर कुछ और बातों का इजाफा भी किया जाए तो आपको मैं ये बताऊं, आपके लिए नई खबर होगी। हमारे साबिक जनरल जनाब कमर जवेद बाजवा साहब अपनी तमाम तर फैमिली के हमरा वैसे तो घूमने जा चुके थे फ्रांस में और मुख्तलिफ ममालिक में, मगर इस वक्त उन्होंने अपनी तमाम तर फैमिली को शिफ्ट कर लिया है किसी मगरबी ममालिक के अंदर। और शिफ्ट करना ही नहीं है, अपने तमाम तरह सासों को भी लेकर जा चुके हैं। वो क्यों ना जाएं, उनके पेश रू कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो कोई बेल्जियम में बैठा है, तो कोई अरब इमारात में बैठा है, तो कोई जनाब सऊदी अरबिया में बैठा है और पीडीएम सारी लंदन में बैठी है, तो वो क्यों ना जाएं। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आपको हमारे हाजी साहब, मौजूदा हाफिज साहब भी इन्हीं में से किसी ममालिक में से मिलेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें अपने इन जर्नल्स का हमारे हिंदुस्तान के, तो उसके तो बैंक अकाउंट में बेचारे के 29 लाख रुपए निकलते हैं, मगर हमारे बाजवा साहब के बैंक अकाउंट से 12 अरब रुपया वसूल होता है। मगर वो ये कहते हैं कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं, मेरी बीवी के अकाउंट का मुझसे कुछ लेना देना नहीं। वाह रे सियासत। फिर तो इस बात पर उमर बिन अब्दुल अजीज को आज भी सलाम करना चाहिए। ऐसे लोग अगर हमारे हुक्मरान होंगे और इस किस्म के मिलिट्री अताशी जिस तरह के सदर साहब के साथ लगाए गए, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे लोगों को हमेशा काबिल गिरफ्त लाना चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको यह बात बताऊं, यह बात यहां पर भी नहीं रुक रही। बाजवा साहब ने अपने दौर में आईएसआई चीफ लगाया जनरल फैज हमीद साहब को, आईएसपीआर अब्दुल गफूर साहब को। हो यह रहा था कि इन दोनों को एक रिटायर्ड कर्नल दिए गए। कर्नल साहब जो लियाकत साहब थे वो आईएसआई के फैज हमीद साहब को दिए गए और कर्नल शफीक साहब जनाब अब्दुल गफूर साहब को दिए गए। ये दोनों रिटायर्ड कर्नल का काम क्या था? एक तो मीडिया के लाइन पकड़ता था, मगर आईएसआई के रिटायर्ड कर्नल लियाकत साहब वो सियासत हो, मईशत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, जजेस हो या सियासत या दीगर लोग हों, उनके ऊपर असरअंदाज होता, उन्हें ग्रिप करता, उन्हें धमकी भी देता और अपने मुवाफिक हालात जांचने की कोशिश करता। गोया 25 करोड़ आवाम के चंद 100 लीडर जो पार्लियामेंट के अंदर है, उन चंद के ऊपर कैफियत यह है कि ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्यों ना हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी में गुज़श्ता चंद सालों में 22,000 लोग रिटायर्ड हुए। नाजरीन, इससे बढ़कर अलमिया और क्या हो, उन 22,000 में से 20,000 वो लोग हैं जो दोहरी शहरियत के मालिक हैं।
इससे तो बेहतर हिंदुस्तान है जिसने कम से कम दोहरी शहरियत का कानून ही डे फर्स्ट से खत्म कर दिया है। अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं, आइन के साथ मुखलिस हैं, तो किसी एक मुल्क की शहरियत रखें, या आप इंडिया के शहरी हों या जिस मुल्क की आप लेना चाहते हैं उसकी शहरियत इख्तियार करें। लेकिन पाकिस्तान है, यहां पर क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। जनाब ताहिर अल कादरी साहब की स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई जरदारी साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब से। गुज़श्ता दिनों जब हमने ये बात की तो नतीजा जिसका यह था कि कुछ उनके तरफैन और मोहब्बत करने वाले कादरी साहब के ये कहने लगे ये गलत खबर है, वो अपने किसी मकासद से गए होंगे। हकीकत यह है वहां मिल बैठ के सियासत के लिए कुछ किया जा रहा है, जबकि ऐलान तो कादरी साहब फरमा चुके हैं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या किया जा रहा है वही हम कहेंगे कि तवाइफ है, महज अपना रेट लगा रही है एक शब का। मगर आलम यह है मुरीदीन के लिए क्या छोड़ा, अपने बेटों के लिए तो अरबों और खरबों के असासे हैं, मुरीदीन के लिए दम दुआ और फातिहा है। क्यों ना हो दम दुआ या फातिहा। नाज़रीन, अगर यकीन किसी पत्थर पर भी बैठ जाए तो वो भी भगवान और खुदा का रूप धार लेता है। ये तो फिर चलते फिरते शख्सियत परस्त, सनम परस्त और पीर परस्ती तो वैसे ही हमारे मुल्क में वैसे ही अंधी हो चुकी है। पीर परस्ती की एक और दास्तान सुनाऊं। सैयद असद शाह फराम रानीपुर जो गुज़श्ता दिनों केस आया, 5 साला फातिमा बच्ची को जो नंग धड़ंग कपड़े में मुर्दा हालत में पाया गया, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट आ चुकी है पोस्टमार्टम की। जनाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इंतहाई हौलनाक है। बच्ची पर शदीद फिजिकल टॉर्चर किया गया है, 2 दफा मुतअद्दिद बार रेप किया गया है, जिसकी वजह से बच्ची जान बहक हुई। नाज़रीन, ये हमारी पीर परस्ती है, ये हमारी हकीकत है। होना तो ये चाहिए था कानून इस पर अमल दरामद करता, ये इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर यहां पर इसके खिलाफ कार्रवाई होती, मगर ऐसा नहीं होता। हमारे जर्नल्स की इस बात पर जो नहीं रेंगती, क्यों नहीं रेंगती? क्योंकि ये मुसाद के तर्ज अमल पर चल रहे हैं। झूठ बोलना, जाली डॉक्यूमेंटेशन करना, जाली दस्तखत करना, जाली बातें करना, प्रोपेगंडा करना, टॉर्चर करना, अगवा करना, ये उनका काम तो था ही था। यकीनी तौर पर अब इन लोगों ने उनसे ये काम भी सीख लिया है। निहायत अफसोस का मकाम है, हमें बेहतर होने की ज़रूरत है। बहरहाल सारे का सारा सिस्टम कंट्रोवर्शियल हो चुका है। आगे हालत यह है कि तराजू तो अब वो टूट चुका। अगर इमरान खान जो ऑलरेडी जेल के अंदर है, अगर जेल के अंदर बैठे शख्स से ये इस कदर खौफजदा हैं, इनके खौफ का आलम देखिए कि अब अवामुन नास का किसी पर एतमाद ही नहीं रहा, किसी शख्स पर किसी तरह का एतमाद ही नहीं रहा। बहरहाल ये मुल्क को अल्लाह ताला अनारकी की तरफ ले जाने से बचाए, हमारे हालात और हालों पर रहम करे। इससे ज्यादा बदहाली हमारी क्या होगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की इस वक्त ट्विटर पर जो अकाउंट है वो भी अकाउंट जाली निकला, इस वक्त वो अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। आलम यह है कि सदर साहब के दस्तखत से पहले जो 17 अगस्त के दस्तखत थे, 15 अगस्त को FIR इमरान खान के खिलाफ तो लॉन्च होती है, मगर एक साथ 17 अकाउंट से एक्टिव कर दिया जाता है मीडिया के अंदर के सदर साहब मुमलिकत पाकिस्तान ने सिग्नेचर कर दिए हैं। अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है। इस बात पर मुझे सिर्फ एक बात याद आ रही है कि इमरान खान की जो कैफियत है ही है, और हक के साथ खड़े होने वालों की भी जो कैफियत है, वक्त हमेशा ईमान को आजमाया करता है, वक्त हमेशा ईमान को जांचा करता है, वक्त हमेशा ईमान को नापा और तोला करता है। और वक्त इस वक्त यह साबित कर रहा है कि आप उठिए, अपने हक की खातिर उठिए, अपने हकूक की खातिर उठिए और अपने शऊर के साथ चलिए। देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, किस हाल में हो रहा है। मुझे नाज़रीन एक बात जाते जाते याद आ गई। ये वो लोग हैं जो शर से नहलाते हैं, ये वो लोग हैं जो मुर्दार गोश्त खाते हैं, बेबसी पर हंसते हैं और कह कहे लगाते हैं। बेहिसी इनका शुगल है, ना हक ये दनदनाते हैं। हालत इनकी ये है, फसाद करके ये बरपा जश्न ये मनाते हैं। लगता इनको यही है कि इन्होंने मरना भी किसी बात पर नहीं है। अफसोस का आलम है, साद अफसोस। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।